हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डॉक्टर शुभम अरोड़ा एंड होप जितने भी आप नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, गार्जियंस देख रहे हैं, सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट पीजी 2024 के काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर एक अपडेट है। उसके अलावा रिवाइज कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और 2-3 टॉपिक्स में और कवर करेंगे कि इस बार कौन सी ब्रांच है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है और जो कट ऑफ है वो हाई रह सकती है इस बार। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे इन फ्यूचर। और कुछ भी अपडेट आता है तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट दोज चैनल ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नीट पीजी 2024 काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, एक भी नहीं 2-3 वीडियो बनाई थी, जिसमें पहले बताया कि भाई नोटिस आ गया। उसके बाद मैंने ही एक वीडियो बना के आपको बताया था कि वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया। सो वी हैव टू वेट अंटिल इट गेट्स अपलोडेड ऑन एमसीसी वेबसाइट। तो एमसीसी की वेबसाइट पे वो नहीं अपलोड हुआ तो हमने उसको कह दिया था कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको ऑथेंटिक ना माने, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बिकॉज एमसीसी ने कोई अपनी तरफ से उसको वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, और उसी के थोड़े दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया और वहाँ के एडवोकेट ने जो सपोर्ट करा था कैंडिडेट्स को, उन एक ग्रुप के जो एडवोकेट्स उन्होंने कहा कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी फ्राइडे से स्टार्ट होने जा रही है काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर ऐसी बात थी, अगर वो रियल था तो आज आपको एक ऑफिशियल अपडेट आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आज 19th है और अगर हम उसी को माने कि हाँ अगर वो हमारा जो अगर रियल था, अगर सपोज करते हैं, तो आपको वो एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए था। लेकिन एमसीसी भी काउंसलिंग शेड्यूल में आपको कम से कम एक हफ्ते का टाइम देगी एक एग्जैक्ट डेट बताने से पहले। ठीक है, तो आज के दिन तो अब 19th की शाम हो चुकी है, इवनिंग हो चुकी है और कोई अपडेट नहीं है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कल है आपका काउंसलिंग, कल से जो होनी चाहिए थी वो स्टार्ट, वो नहीं होने जा रही है। ये 99% ऑलमोस्ट ये कन्फर्म हो चुका है। कुछ ऐसा वर्स्ट सिनेरियो हो जाए कि रात को आपको नोटिस आ जाए और कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल की इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है, ज़ीरो प्रोबेबिलिटीज़ है। ठीक है, तो हम यही मान के चल रहे हैं जो आपकी काउंसलिंग है वो जो हो जानी थी स्टार्ट, वो नहीं होने जा रही है। ठीक है, तो अब इससे दो बातें सामने निकल के आ रही हैं कि एक जो उनके उसने कहा था एडवोकेट ने, तो क्या वो झूठ कहा था, कि उसमें कितनी सच्चाई थी उनकी बात में। ठीक है, अब ये भी एक सोचने की बात आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे एक ऐसी बात रखना कि काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है बिना ऑफिशियल कुछ चेक किए, तो एक थोड़ा सा वो कंसर्न पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी जो बात आती है कि कल जो है आपकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। जो कोर्ट कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस किया था नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो उसकी कल हियरिंग है बेसिकली। अब हियरिंग में मे भी ये हो सकता है कि एमसीसी ने नोटिस इसलिए नहीं निकाला बाद में कि वो वेट कर रही हो कि जब सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ ऑर्डर दें तो शायद उसके बाद ही, कुछ रिजल्ट के बाद ही कुछ निकालें, क्योंकि कल की आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होने वाली, टाइम अभी तक नहीं आया है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं आया सामने। कल मैं आपको अपडेट देता रहूँगा पूरे दिन में, जैसे कोई अपडेट आएगा। ठीक है, इसी चैनल पे दे दूंगा और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और हमारी एक बीच में आपको इंटरप्ट करूँगा, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और हम जल्दी स्लॉट्स को खत्म कर देंगे। सो मेक श्योर अगर आप देख रहे हैं कुछ बाद में कि हम बाद में लेंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो शायद तब तक काउंसलिंग स्लॉट ना बचे। और तब तक होता क्या कि हमारी जो रिसर्च होती है उतने लेवल पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जितना जल्दी एनरोल करते हैं किसी के पास भी, चाहे हमारे पास है किसी के पास भी, तो आपके पास रिसर्च करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, काउंसलिंग में चीज़ें समझने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो आप मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके उतनी चीज़ों को ग्रैब करें। ठीक है, नंबर नीचे दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए, और बाकी चाहे तो ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। नोएडा में हमारी लोकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस है जो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपने बैक टू द टॉपिक आते हैं कि जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कल हेयरिंग होने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को वो हेयरिंग थी बेसिकली, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाया, काफ़ी कैंडिडेट को ऐसा लगा कि उनकी रैंक्स बढ़ा दी गई हैं काफ़ी ज़्यादा। लास्ट भी सेम ऐसा केस डला था, बट वो केस में कुछ हुआ नहीं था, कुछ रिजल्ट नहीं निकल गया, क्योंकि वो एक ही शिफ्ट का एग्जाम था। इस साल 2 शिफ्ट का एग्जाम है, रैंक्स में बहुत फ़र्क आया है। मे बी अगर कल सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवाइस करता है यहाँ पे कि नहीं, एनबी को बोलता है कि नहीं आप एक बार ओएमआर शीट पब्लिश करो या कुछ भी ऐसे पब्लिश करो, तो मे भी हो सकता है कि जो काउंसलिंग की डेट है वो और एक्सटेंड हो जाए, काउंसलिंग का टाइम पीरियड और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं कि नहीं आप इस केस को यहीं क्लोज किया जाए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 25 के बाद
25 से लेकर 30 तक, 30 सितंबर तक बीच में कभी ना कभी आपकी वो स्टार्ट हो सकती है। और लगभग हम एक हफ्ते का टाइम लेके चलें तो 30 तो आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चीज़ें अगर सब कुछ ठीक चलती हैं, फ्लो में चलती हैं, अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स के फेवर में अगर आती है और कुछ कहती है कि नहीं रिलीज़ करें, तो वो रिलीज़ होगा और काउंसलिंग पे स्टे लग जाएगा काफ़ी टाइम तक। ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिलेड अब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी और भी डिले ये ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई काउंसलिंग डेट को लेकर। तो जैसे कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट करूंगा। बात कर लेते हैं रिवाइज कट ऑफ को लेकर। तो एक ना हमने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, स्पेशली एक ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट किया है। उसको ब्रॉडकास्ट समझ लीजिए। उस पर होता क्या है कि आपका नंबर प्राइवेट रहता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे ग्रुप्स बने थे और काफ़ी काउंसलर फ़ोन कर करके रिवाइज कैंडिडेट्स जो रिवाइज कट ऑफ का वेट करते थे उनको बहुत परेशान करते थे। लिटरली मेरे पास कॉल आते थे और बोलते थे कि आप कैंडिडेट्स बोलते थे कि उनको ऐसा बोला जा रहा है कि आप बुकिंग कराइए, 10 लाख रुपए कॉलेज में दिलवाइए। काउंसलिंग के बिना कुछ भी नहीं होगा। किसी के हाथ में भी क्या होता है, एक तो रिपोर्टिंग कराना कि रिपोर्टिंग अच्छे से हो जाए, फीस नेगोशिएट कराना, सिर्फ यहीं तक कि काउंसलर का या कंसल्टेंट का रोल होता है। ठीक है, अलॉटमेंट कराना जो होता है, चॉइस फिलिंग भी वो हेल्प कर सकता है एक टाइम तक, लेकिन काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट आएगी वो काउंसलिंग के थ्रू ही आएगी। कोई उसमें ऐसा नहीं कर सकता कि आपको नहीं ये कॉलेज कह दिया। अगर हाँ वो रैंक्स पे मिल रहा है आसपास लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, तो हाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोई कहे नहीं आपकी 1,80,000 रैंक है, ठीक है, और आपको कह दे कि हम जो है आपको अमृता कोची में आपको रेडियो मिल जाएगी एनआरए के थ्रू, जो कि 60-70 हज़ार पर ऑलरेडी खत्म हो जाती है रैंक पे, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना और सभी चीज़ों से बचना है। बाकी रिवाइज कट ऑफ में बात करूँ तो एमडीएस की भी रिवाइज कट ऑफ आई है, लास्ट ईयर भी आई थी, लेकिन ना उसमें लास्ट ईयर 0% हुई, ना इस बार 0% हुई। पीजी में हुई थी लास्ट ईयर 0%, इस बार भी हो सकती है। 0 की प्रोबेबिलिटी कम है, 5 to 10% तक जो है वो ये डाउन आ सकती है। ठीक है, तो ये रिवाइज कट ऑफ को लेकर भी अपडेट है और आनी है। ये इससे श्योरिटी और बढ़ चुकी है जब से नीट जो पीजी एमडीएस की ये कट ऑफ आई है। ठीक है, और एक और चीज़ है, इस बार ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस इस बार जो है डोमिनेट कर रही हैं। देखिए रेडियो एक बिल्कुल एंड ब्रांच है। ठीक है, इसका कोई बिल्कुल हमेशा से वो कंपटीशन उसका था और वो बना रहेगा इन फ्यूचर एटलीस्ट 5-10 साल तक, जब तक हम एआई नहीं आ जाता अच्छे से। ठीक है, तो 25 लगभग 20-25 साल के तो सब कुछ सिक्योर हैं और काफ़ी अच्छी हैंडसम पैकेज हैं। तो रेडियो की अगर मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ स्पेसिफिक उनकी ब्रांच की बात करता हूँ जिस पर एमर्जिंग आ रही हैं, एमर्जिंग निकल के आ रही हैं। देखिए डरमेट में थोड़ा सा जो है इस बार जो है कॉम्पिटिशन आपको कम देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस अभी हो रही हैं जो कि डर्मा वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स जो हो रहे हैं जिसकी वजह से अफेक्ट पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट को। ठीक है, जो प्रॉपर एमडी जिसने डर्मा करी है, तो वो काफ़ी अफेक्टेड इस बार हुए हैं और सैलरीज में भी देखा मैंने कहीं ना कहीं जो कम होती हुई नज़र आ रही है और डिक्लाइन हो रही है सैलरीज थोड़ी। मेडिसिन एक्चुअली डर्मा में भी ना इसलिए ज़्यादा कट ऑफ जाती है कि उसकी सीट्स कम हैं। ठीक है, ये भी है, हालांकि एंड ब्रांच है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मेडिसिन हर बार एक बिल्कुल एक ऑल टाइम ब्रांच है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस अब और भी नए नए आने लगे हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन आ गई है। ठीक है, बट वो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ के लिए, अगर आप नहीं टीयर 3 टीयर 2 में अगर देखते हैं, बिल्कुल एवरग्रीन ब्रांच देख के चलना चाहते हो, मेडिसिन को आप कंसीडर कर सकते हैं। ओबीजीवाई में इस पर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। ओबीजीवाई इस बार जो है, जो हमने स्टार्टिंग में फेज देखा था लगभग जैसे लास्ट ईयर जब तक हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे इसमें कट ऑफ जाती थी, इस बार शायद थोड़ा हो इसमें जो है नेगेटिव शिफ्ट, बेसिकली पॉजिटिव शिफ्ट मैं कहूँगा, आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। मतलब हाई रैंक पे भी जो है आपको चीज़ें जो है ओबीजीवाई मिलती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो वर्कलोड काफ़ी इसमें ज़्यादा है। तो जो जनरली जो पेशेंट्स जो बेसिकली कैंडिडेट्स थे ओबीजीवाई वाले, अगर फीमेल की बात करूँ तो वो थोड़ा डर्मा की तरफ उनका शिफ्ट हुआ है और या साइकेट्री की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं वो। ठीक है, बाकी मेल भी ओबीजीवाई चूज़ करते हैं, तो वो एज इट इज है। मेल जो है इसमें कैंडिडेट्स वो ज़्यादा अब निकल के आ रहे हैं बाहर। ठीक है, ओबीजीवाई चूज़ करने के लिए। और इस बार जो सबसे ज़्यादा जो ब्रांच एमर्जिंग देखने को मिल सकती है आपको, ऑप्थेल्मोलॉजी देखने को मिल सकती है। अगर लोअर क्लिनिकल सेगमेंट में बात करूं तो ऑप्थेल्मो को काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है अभी। ठीक है, और काफ़ी अच्छी जो आप इस बार देख सकते हैं कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट ऑप्थेल्मा में देखने को मिल सकता है। ईएनटी में थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। एनेस्थीसिया में भी काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट रहने वाला है। ठीक है, एनेस्थीसिया में जो एक ड्रॉबैक निकल के आता है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप पेन मेडिसिन के बाद में कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ फेलोशिप करके, तो ये आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। ईएनटी में प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स टाइम टेकिंग होते हैं और उतनी इनकम भी नहीं होती, तो थोड़ा सा आप उसको ईएनटी में आप देख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। साइकेट्री
बिल्कुल वो भी एक एवरग्रीन ब्रांच की तरह है, उसमें भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, इतना लोड नहीं रहता। हाँ, समटाइम्स इट कैन बी, आपको थोड़ा सा ये लग सकता है, बोरिंग लग सकती है, ठीक है। तो ये जो आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। बाकी जनरल सर्जरी ऑर्थो में बात करें तो ऑर्थो की जो मैं देख रहा हूँ कि जो सैलरीज हैं वो थोड़ी अब कम हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो पहले 3-3 लाख की जो सैलरी होती थी पर मंथ की, वो लगभग 2 लाख 2.5 लाख पे वो शिफ्ट हो चुकी है। और जनरल सर्जरी में अगर आप एमसीएच के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जनरल सर्जरी के लिए, ठीक है। हालांकि वैसे ऑर्थो का देखें तो जो उसकी कट ऑफ है वही देख सकती है, थोड़ा सा हमें नेगेटिव शिफ्ट, जनरल सर्जरी में जरूर पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल सर्जरी में क्योंकि अब ज़्यादा कुछ स्कोप रह नहीं गया है, लिमिटेड सर्जरीज आप कर सकते हैं, बाकी चाहे तो आप उसके बाद प्रोक्टोस्कोपी की भी कुछ सर्जरीज कर सकते हैं, बट स्टिल इट हैज़ सम लिमिटेशन, ठीक है। और ऑर्थो की भी मैंने बात कर ली। पीड्स में भी बिल्कुल अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी इस बार जो है थोड़ा हमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और कवर करूंगा। बाकी हमारे लाइव चल रहे हैं डेली, ठीक है। डेली तो नहीं मैं करता लाइव, ऑल्टरनेट डेज पे करता रहता हूँ लाइव, तो उसमें हम एक बार कंप्लीटली बात करेंगे हर ब्रांच के बारे में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, चैनल पर नहीं है तो। बाकी कोई पेड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको बात करनी है, कुछ किसी भी तरीके से काउंसलिंग को लेकर, तो आप आके मिल सकते हैं हमसे, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बाकी कॉल कर सकते हैं, नंबर दिए वो नीचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।